Hello friends, today we are here to learn about process costing as you are able to see on your screen. Now process itself is defining कि कोई एक प्रोडक्ट अगर हमें तैयार करना है, रेडी करना है, तो it will pass through certain process, 1 process, 2 process, 3 process, 5 process. कोई हर एक नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट कोई एक ही प्रोसेस में रेडी नहीं होती है. It has to pass through certain processes. Okay, so we need to identify कि प्रोसेस नंबर 1 में क्या करना है, प्रोसेस नंबर 2 में क्या करना है, प्रोसेस नंबर 3 में कैसे काम करना है. So in this session we will learn about the basic theorem of process costing कि प्रोसेस कॉस्टिंग में पूरा काम कैसे करना है. Okay, so normally कोई एक प्रोसेस से पास होके दूसरी प्रोसेस से हम रॉ मटेरियल इनपुट करते हैं, सेम एज सेकंड प्रोसेस से जो भी फिनिश गुड रेडी हुआ है वो थर्ड प्रोसेस में जाएगा एंड देन आफ्टर फाइनल फिनिश गुड्स विल बी रेडी. सो ये हर एक प्रोसेस की कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करनी है और प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या करना है ये आज हम देखेंगे. सो कैलकुलेशन पर्पज से हमें हमारा फोकस क्या होगा. सो पूरे प्रोडक्शन को हम डिवाइड कर देंगे प्रोसेस में. हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि फ्रॉम दी रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल अब जहां से आया उसके बाद फिनिश गुड्स रेडी हुआ, ये हर एक की बीच में फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ये कितनी कॉस्ट आई ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे. वी आर हियर टू आइडेंटिफाई कि हर एक प्रोसेस की कॉस्ट क्या है. सो एज इन सैंपल वी हैव टू डिवाइड द प्रोडक्शन इन ईच प्रोसेस. हम पूरे प्रोडक्शन को अलग अलग प्रोसेस में आइडेंटिफाई करेंगे. ये फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि हमें करना क्या है कि कोई भी रॉ मटेरियल जितनी भी प्रोसेस से पास हो रहा है वो हर एक प्रोसेस का हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे. आपको याद रखना है हर एक प्रोसेस का हमें इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है. मान लीजिए देयर आर 3 प्रोसेस, तो प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी या प्रोसेस 1 2 3, ये हर एक काम अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. ये क्यों करना है? So we need to identify कि हर एक प्रोसेस में कि उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, हर एक प्रोसेस की कॉस्ट क्या है. तो सबसे पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो देखने हमें. ओके, we will divide all production in process and have to prepare process account for each process. हर एक प्रोसेस के लिए हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना है. अब ये प्रोसेस अकाउंट बनेगा कैसा दिखेगा? हाँ, तो नॉर्मली जैसे अकाउंट बनाते वैसा ही होगा. जस्ट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि वो स्पेसिफिकली वो प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आ रही है. तो आई एम प्रिपेयरिंग प्रोसेस अकाउंट. ओके, ये बन गया हमारा प्रोसेस अकाउंट. तो बोलोगे सर इसमें हेड तो है नहीं, ये कैसे काम करेगा, कैसे लिखना है? ओके, सो फर्स्ट कॉलम डेबिट साइड है पर्टिकुलर, then unit and amount. Particular, units and amount. चलो ऐसा होगा हमारा कोई भी प्रोसेस अकाउंट. ओके, ये हमारी डेबिट साइड और ये है हमारी क्रेडिट साइड. ओके, चलो अभी प्रोसेस अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस होंगे. सो स्टार्टिंग है हमारा रॉ मटेरियल. ओके, जो प्रोसेस मान लीजिए प्रोसेस अकाउंट 1 है या प्रोसेस अकाउंट ए है, ये फर्स्ट प्रोसेस यूनिट है.
उसके बाद बी में जाएगा, उसके बाद सी में जाएगा। तो ईच एंड एवरी प्रोसेस की हमें कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है। सो मेजरली जो एक्सपेंडिचर है वो कौन से होंगे? तो फर्स्ट वन है हमारा रॉ मटेरियल। फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल। ओके, तो कितने यूनिट्स आपने रॉ मटेरियल यूज किया और उसकी अमाउंट क्या थी वो आपका एग्जांपल में अवेलेबल होगी। ओके, उसके यूनिट्स एंड द अमाउंट ऑफ द रॉ मटेरियल। उसके बाद जितने भी एक्सपेंडिचर्स है हमारे पास, either it is डायरेक्ट वेजेस, तो वो भी अमाउंट लिख देंगे, डायरेक्ट वेजेस, ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके, जितने भी एक्सपेंडिचर हमारे पास अवेलेबल है फॉर द स्पेसिफिक प्रोसेस अकाउंट। ओके, वो स्पेसिफिक अकाउंट के लिए मतलब प्रोसेस 1 के जो भी एक्सपेंडिचर है वही हम यहाँ पर इनपुट करेंगे। प्रोसेस 2 के कोई भी एक्सपेंडिचर यहाँ पर नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम अलग अकाउंट बनाएंगे। तो वेरी सिंपल, अब तक हमने सिर्फ क्या किया कि प्रोसेस 1 का रॉ मटेरियल, एक्सपेंडिचर फॉर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर फॉर द प्रोसेस। अभी मान लीजिए आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स दिए हैं और ओवरहेड्स टोटल दिए हैं और आपको पोर्शन दिया है कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 में आपको ये प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है। तो ओवरहेड्स भी हमें वही लिखना है which is applicable to process account 1 only। ओके, जो प्रोसेस अकाउंट 1 के लिए एप्लीकेबल है वही ओवरहेड्स हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, तो ये हो गए हमारे एक्सपेंडिचर्स। अगेन रॉ मटेरियल और जितने भी एक्सपेंडिचर है वो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे। अभी हम अकाउंट को थोड़ा अकाउंट से थोड़ा आगे जाएंगे, 3 वर्ड सीखेंगे, फिर से हम अकाउंट के ऊपर ही आएंगे बिकॉज ये वर्ड सीखने जरूरी है, उसके बाद हम ये अकाउंट्स के ऊपर फिर से आएंगे। ओके, फर्स्ट वन इज नॉर्मल वेस्टेज। ओके फ्रेंड्स, ये जरा ध्यान से समझना, तीनों वेस्टेज, वैसे डेफिनेशन आपको आएगी सबको, बट ये डेफिनेशन के अलावा इसकी एंट्री कैसे कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मल वेस्टेज मतलब क्या? जो अनकंट्रोलेबल है, वो हम रोक ही नहीं सकते। मान लीजिए कि आपने 100 मटेरियल इनपुट किया है तो उससे उसका 10% वेस्टेज हो ही जाता है। ओके, सो इट इज डिफाइंड थ्रू प्रीवियस एक्सपीरियंस। हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस से हमने डिफाइन किया, बहुत साल हमने काम किया और हमें पता है कि इतना रॉ मटेरियल अगर हम इनपुट करते हैं तो इतना नॉर्मल वेस्टेज होता और होता ही है, उससे कम तो उससे मतलब ये आपके एक्सपीरियंस से आपने डिफाइन किया है। So normal wastage is uncontrollable. जो एक्सपेंस या जो लॉस अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से होती है, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हम कितनी भी कोशिश करें हम रोक नहीं पाते, ये आपको डेफिनेशन पता है। बट अभी नॉर्मल वेस्टेज हम लिखेंगे कहाँ पर? ओके, तो फर्स्ट एंट्री में बता रहा हूँ, एक वर्ड हमने सीखा, आगे और 2 वर्ड सीखने हैं। नॉर्मल वेस्टेज होगा हमेशा प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। ओके, नॉर्मल वेस्टेज। ओके, अभी नॉर्मल वेस्टेज आपको दे दिया, मान लीजिए कि नॉर्मल वेस्टेज 10% दिया है, 10%। अभी आपके रॉ मटेरियल आपने इनपुट किए हैं 10,000 यूनिट। ओके, मान लीजिए यहाँ पर हमने रॉ मटेरियल के यूनिट्स लिखे ही हैं। ओके, 10,000 यूनिट, तो 10,000 का 10% ये हो गया 1,000 यूनिट। ओके, अगेन नॉर्मल वेस्टेज इज 10%। अभी 10% ही लिखा होगा, अभी 10% किसका करना है, ये हमेशा किसका होगा? इनपुट, जो भी रॉ मटेरियल आपने इनपुट किए जितने यूनिट्स, उसी का करना है। मान लीजिए प्रोसेस 1 में आपने 10,000 लेके आए, फिर प्रोसेस बी में 8,000 ही गए, तो जितने यूनिट के इनपुट आपने हर एक प्रोसेस में की है वो इनपुट यूनिट की आपको वेस्टेज आइडेंटिफाई करना है, परसेंटेज। ओके, तो ये इट इज ओनली फॉर एग्जांपल कि 10% है। ओके, चलो इसको थोड़ा कम कर दे, 10% तो 1,000 इतना ज्यादा नहीं होगा। ओके, मैं सिर्फ इसको 1% करता हूँ। ओके, नॉर्मल वेस्टेज सिर्फ 1% है, तो ये हो जाएंगे 100 यूनिट्स। ओके, 10,000 इंटू 100 यूनिट्स। अब इसकी अमाउंट लिखे क्या भाई? हाँ, आप बोलो मेरे साथ, इसकी अमाउंट हम लिखे क्या यहाँ पर?
कहाँ से लाएंगे नॉर्मल वेस्टेज की अमाउंट? ओके, सो इट विल बी अवेलेबल इन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल में ही होगी कि नॉर्मल वेस्टेज यूनिट आपने कौन सी सेलिंग प्राइस, ये आपने कौन सी प्राइस पर सोल्ड किए, ये आपको लिखना है। मान लीजिए कि नॉर्मल वेस्टेज यूनिट जो आपके 100 यूनिट है वो 5 रुपये पर यूनिट सोल्ड हो जाते हैं, 5 रुपीज पर यूनिट। तो कितना होगा 100 इंटू 5, 500। और यहाँ पर क्या लिखना है फ्रेंड्स? अमाउंट है, पर यूनिट नहीं है। तो 100 इंटू 5 आपको नीचे कैलकुलेशन या कैलकुलेटर में कर लेना है और हम यहाँ पर लिख देंगे 500। ओके माय फ्रेंड्स, अगेन वी आर इन द फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट। अभी हम फॉर्मेट में ही, हमने अब तक क्या लिखा? डेबिट साइड पर इनपुट रॉ मटेरियल, अगेन जितने भी एक्सपेंडिचर है ओनली ऑफ दैट प्रोसेस, वही प्रोसेस के एक्सपेंडिचर हमने वहां पर लिख दिए। और क्रेडिट साइड पर एक वर्ड जो हमने नया सीखा, नॉर्मल वेस्टेज, जो प्रोडक्शन के परसेंटेज है वो हमने यूनिट आइडेंटिफाई किए और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अभी मान लीजिए कि 1000 यूनिट, सॉरी 10,000 यूनिट आपने इनपुट किए हैं, 10,000 यूनिट आपने प्रोसेस 1 में इनपुट यूनिट है। ओके, और 1% नॉर्मल वेस्टेज है। ये बराबर समझना अभी फ्रेंड, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी, बिकॉज बाकी के दो वर्ड इसी से रिलाई करते हैं, इसी के साथ रिलेशन में। 1% है हमारा नॉर्मल वेस्टेज, ये हमने किया था 100। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि 9,900% प्रोडक्शन होना चाहिए, ओके, टू बी प्रोड्यूस्ड, कि वे 9,900 यूनिट बनना चाहिए। ओके, अब तक हमने ये नहीं देखा है कि कितने यूनिट्स बने हैं। फिर से याद रखना, हमने अब तक देखा नॉर्मल वेस्टेज, और नॉर्मल वेस्टेज के बेस पर ही मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि 10,000 यूनिट हमने इनपुट किए थे। अभी मेरा एक्सपीरियंस ये बताया कि 1% वेस्ट होता है, तो मैंने वो निकाल दिया। इट मीन्स कि 9,900 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। Now we have to compare with this amount, ये अमाउंट के साथ आपको प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन को कंपेयर करना है। अभी आपको एग्जांपल में दिया है कि 9800 यूनिट का ही प्रोडक्शन हुआ है, 9800 यूनिट का ही एक्चुअल प्रोडक्शन। समझना भी, हाँ, बिकॉज ये 9800 पर से हम सेकंड वर्ड आइडेंटिफाई करेंगे। मान लीजिए मेरा एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि 9,900 यूनिट बनने चाहिए, बट बने तो 9800 ही, तो 100 कौन चोरी करके गया क्या भाई? हाँ, कहाँ गए 100 यूनिट? ओके, सो जो भी हमारा नॉर्मल वेस्टेज का जो लेवल है, ओके, नॉर्मल वेस्टेज माइनस करने के बाद जो हमारा अजम्प्टेड प्रोडक्शन है 9,900, अगर उससे कम प्रोडक्शन होता है, रिमेंबर हमने क्या किया है, इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल वेस्टेज, ये हमने माइनस कर दिया, तो इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। अभी ये लेवल से मतलब 9900 से अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, ओके, तो उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज। 100 यूनिट कहीं पर बिगड़ गए, कुछ भी हो गया, ओके, सो एबनॉर्मल वेस्टेज। ओके, एकदम समझ में आया? वैसी बात है कि जितना नॉर्मल प्रोडक्शन, ये नॉर्मल प्रोडक्शन है हमारा, ओके, ऊपर वाला है नॉर्मल वेस्टेज और ये नॉर्मल प्रोडक्शन। So what is the definition of average abnormal wastage? अगर actual production ये less than a normal production, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी नॉर्मल प्रोडक्शन से कम है तो उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज। 9900 होना चाहिए था बट 9800 हुआ, तो 100 यूनिट कहीं पर भी कोई आदमी की गलती की वजह से, कोई लेबर की गलती की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी कट की वजह से, मशीनरी फेल हो जाने की वजह से, कोई भी वॉट एवर द रीजन में भी, बट ये ऐसे रीजन थे जो हमारे हाथ में थे। आदमी सो नहीं गया होता, मशीन ठीक से चल रही होती, अगर जनरेटर होता तो प्रोडक्शन ठीक से चलता। तो 100 यूनिट, ओके, मतलब जो लॉस है हमारी 9900
माइनस 9800, इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। ओके, अभी एबनॉर्मल लॉस कहां पर लिखेंगे? तो हर एक लॉस आइदर इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल, वो दोनों होगी क्रेडिट साइड पर। एबनॉर्मल लॉस ये मैंने लिख दी यहाँ पर कितनी, 100 यूनिट। देखो अभी मैंने सिर्फ यूनिट लिखे, ये अभी आपको बहुत ध्यान से समझना है। एबनॉर्मल लॉस के मैंने यूनिट्स आइडेंटिफाई किए, और वो कहां से किए? मैंने एक्चुअल ये देखा इनपुट कितना था, उसमें से ये माइनस कर दिया, ओके 100 वाला, तो बच गए 9900। और आई हैड कंपेयर द अमाउंट 9900 को मैंने कंपेयर किया एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ, तो मुझे पता चला कि भैया 100 यूनिट तो कम बने, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अभी इसकी कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करना, ये एकदम इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड। ओके, तो ये थोड़ा मैं न्यूमेरिक ही बताने जाता हूँ तो आपको भी पता चले। ओके, मान लीजिए ये मटेरियल जो हमने इनपुट किया वो 10 रुपये पर यूनिट था, ₹10 पर यूनिट, तो इसकी प्राइस हो गई 1 लाख। ओके, डायरेक्ट वेजेस थे 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंस से 10,000, ओवरहेड्स जो हमने चार्ज किए वो भी थे 10,000। ओके, तो इसकी कॉस्ट हो गई 1,40,000। ओके, मतलब 10,000 यूनिट का हमने इनपुट किया था, ये सिर्फ अजम्पशन है, कैलकुलेशन है आपको समझने के लिए। 10,000 यूनिट हमने इनपुट किए, जिसका रॉ मटेरियल एक्सपेंस, बाकी जितने भी एक्सपेंस है उन्हें ऐड कर दिए, तो 1,40,000 का ये एक्सपेंडिचर हुआ। नाउ माय फ्रेंड्स, इसमें से 500 रुपीज मुझे गेन हुए, 500 रुपीज मुझे गेन हुए हैं। ओके, सो मान लीजिए ओके, टोटल कॉस्ट ये है हमारी 1,40,000 है, ये मैंने डेबिट साइड का टोटल किया है। आउट ऑफ विच नॉर्मल वेस्टेज की जो भी इनकम है वो यहाँ से माइनस करेंगे, बिकॉज वो हमारी इनकम है, तो एक कॉस्ट उतनी कम हो जाएगी। नॉर्मल वेस्टेज, उसकी इनकम थी 500, तो ये हो गई 139,500, 1,39,500। इट इज कॉस्ट फॉर नॉर्मल प्रोडक्शन, कॉस्ट फॉर नॉर्मल प्रोडक्शन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स। कौन सा? नॉर्मल प्रोडक्शन। ओके, आपको हर एक टाइम पर आइडेंटिफाई करना है कॉस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन। ये ऐसे मिल जाएगा आपको, कैसे मिलेगा? देखो ये मैंने 139,500 यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है, इट इज द डिफरेंस ऑफ द अकाउंट। ओके, ये 1,40,000 और ये है 139,500, बट ये डिफरेंस मुझे यहाँ पर लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? ओके, नहीं लिखना है तो फिर से निकाल देते हैं भाई। ये निकाल दिया देखो मैंने। ओके, ये क्यों यहाँ पर नहीं लिखना है? बिकॉज इसमें एबनॉर्मल वेस्टेज भी ऐड है। ओके, तो क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन हमने आइडेंटिफाई किया 1,39,500, मतलब नॉर्मल प्रोडक्शन मतलब कितना? 9,900, ये हमने आइडेंटिफाई किया था यहाँ पर नॉर्मल प्रोडक्शन। ओके, 9,900 ये हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन, ये तो इसकी कॉस्ट है, बट बने कितने? बने तो 9,800 बने भाई। ओके, तो क्या करेंगे? मुझे पर यूनिट कॉस्ट चाहिए। देखो अभी ये बराबर समझना कि इफ व्हेन वी आर आइडेंटिफाइंग पर यूनिट कॉस्ट, ओके, पर यूनिट कॉस्ट में हम टोटल नॉर्मल प्रोडक्शन के नंबर से ही मुझे डिवाइड करना है, एक्चुअल प्रोडक्शन से नहीं। फिर से, इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई पर यूनिट कॉस्ट कि जो भी प्रोडक्शन के आपने प्रोसेस की उसमें से कौन सा यूनिट, कितने यूनिट्स बने, कितनी कॉस्ट पे बने, तो आपको डिवाइड करना है नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट के साथ। अभी कैसे करेंगे? तो ये फॉर्मूला भी बन गया। ओके, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस, क्या माइनस करेंगे? देखो हमने माइनस क्या किया था? नॉर्मल जो लॉस है उसकी सेलिंग प्राइस, इनकम ऑफ नॉर्मल लॉस और नॉर्मल वेस्टेज, ओके, डिवाइड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन इन यूनिट्स। ये हमें यूनिट्स में लिखना है।
तो टोटल कॉस्ट हमारी थी 1,40,000 माइनस 500, ये तो हमने ऊपर कर दिया था, ये 139,500 ये तो हमने कर दिया था, डिवाइड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट कितने लिखना है 9,900 ओके 9,800 क्या एक्चुअल है, हमें क्या चाहिए नॉर्मल प्रोडक्शन ओके। सो हर एक टाइम पर ओके जब हम आइडेंटिफाई करेंगे पर यूनिट कॉस्ट आपको डिवाइड करना है नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट से ही, तो 139,500 डिवाइड बाय 9,900, तो आंसर हो गया 14.09 ओके 14.09। तो इट इज कॉस्ट पर यूनिट, ये हो गई कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब एक यूनिट प्रोडक्शन की कॉस्ट 9,900 यूनिट की कॉस्ट होगी 14.09। अभी 9,900 तो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, प्रोडक्शन तो हुआ है 9,800 ओके। तो देखो यहाँ पर मैं अभी कैसे लिख रहा हूँ प्रोडक्शन ओके, ये लाएगा टू प्रोसेस टू अकाउंट, प्रोसेस 1 में इसको लेके जाएंगे प्रोसेस 2 में, प्रोसेस 1 का फिनिश गुड्स जाएगा प्रोसेस 2 में, और प्रोसेस 2 में वो बन जाएगा रॉ मटेरियल ओके। हर एक प्रोसेस का आउटवर्ड सेकंड प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल बनेगा, फर्स्ट प्रोसेस का फिनिश गुड सेकंड प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल बन जाएगा, सेकंड प्रोसेस का रॉ मटेरियल थर्ड प्रोसेस के लिए फिनिश गुड्स बन जाएगा। तो ये रोटेशन चलती जाएगी जब तक फिनिश गुड्स रेडी ना हो जाए ओके। सो प्रोडक्शन ये जाएगा प्रोसेस अकाउंट में, और ये बना है 9,800। देखो ये दोनों को अगर मैं मिला दूं तो बन गए 9,900, 100 यूनिट है हमारे नॉर्मल लॉस, और हमने प्रोडक्शन प्रोसेस 2 में ट्रांसफर किए 9,800। ये मुझे दिया ही था क्वेश्चन में 9,800, और ये मैंने आइडेंटिफाई किया है ओके। कैसे आइडेंटिफाई किया, नॉर्मल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन। अभी पर यूनिट कॉस्ट जब मैं आइडेंटिफाई की तब मैंने 9,900 का बेस लिया था, ये याद रखना है नॉर्मल प्रोडक्शन। तो क्या करेंगे, ये था 14.09 पर यूनिट, तो 9,800 इंटू 14.09, 9,800 इंटू 14. So answer is 1,38,090, 1,38,090, और बाकी का जो 100 यूनिट्स है 100 यूनिट वो भी करेंगे इंटू 14.09, so answer will be 1,410 okay 1,409 sorry 1,409। तो ये अभी इसका कंक्लूजन क्या निकला कि एबनॉर्मल लॉस को भी मुझे एक्चुअल कॉस्ट पर ही लिखना है, जो आपने कॉस्ट आइडेंटिफाई की 14.09 इसको भी हम यही प्राइस पर लिखेंगे 14.09। इट इज ओनली द एग्जांपल। सो अब तक हमने दो वर्ड सीखे, तीसरा भी सीखना बाकी है। क्या, नॉर्मल वेस्टेज को हमने जो एग्जांपल में दिया था वो उसकी सेलिंग प्राइस पर मैंने रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद कॉस्ट आइडेंटिफाई की, कॉस्ट को नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड किया तो मुझे मिला पर यूनिट कॉस्ट, जिसको मैंने प्रोडक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया, तो बाकी जो भी गैप मिला ओके वो मेरा बन गया इसको थोड़ा राउंड अप करना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज अमाउंट 138,91, 1,38,091, तो ये टोटल सेट होगा 1,40,000 ओके। सो ये हो गया नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। अभी मान लीजिए थर्ड कैटेगरी लेते हैं ओके। फर्स्ट क्या सीखा हमने, नॉर्मल लॉस, सेकंड सीखा एबनॉर्मल लॉस, ये दोनों हम लिखते हैं क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट ओके। बट अगर मान लीजिए
कि नॉर्मल प्रोडक्शन की जो भी लेवल है उससे ज्यादा अगर प्रोडक्शन हुआ, नॉर्मल प्रोडक्ट मान लीजिए 9900 होना चाहिए था, बट 9950 हुआ, 50 यूनिट ज्यादा बने, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो थर्ड वर्ड वहां से डिराइव होता है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन, ओके, मतलब नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल गेन, और नॉर्मल प्रोडक्शन से कम हुआ तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। ओके, एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट हमने आइडेंटिफाई कर ली है, अभी देखना है एबनॉर्मल गेन। तो जैसे हमने डेफिनेशन लिखी थी एबनॉर्मल लॉस की, अभी लिखेंगे एबनॉर्मल गेन की। इफ एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल is more than normal production, एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा है। अभी नॉर्मल प्रोडक्शन हमने आइडेंटिफाई किया था 9900, ये हमने ऊपर कर ही लिया था, ये नॉर्मल प्रोडक्शन है। अभी मान लीजिए आपको एग्जांपल में दिया है कि प्रोसेस 1 की एक्चुअल प्रोडक्शन है 9950 यूनिट्स, ये आपका एक्चुअल प्रोडक्शन। तो इट मींस 50 यूनिट्स, ओके, आपके एबनॉर्मल गेन है। ओके, ये ज्यादा, आप मतलब इतनी ज्यादा क्या आपने उसकी टेकिंग क्या की कि नॉर्मल लॉस भी कम हो गया, जितना होना चाहिए था उतना लॉस भी नहीं किया, और 50 यूनिट्स आपने ज्यादा बना लिए। ओके, तो एक्चुअल प्रोडक्शन तो हम यहीं पर लिखेंगे, जैसे हमने ये लिखा है अभी यहाँ पर। ओके, ओके, उसको अभी नीचे में डिराइव करता हूँ। मान लीजिए ये ऊपर वाला प्रोसेस अकाउंट ही है, बट बिकॉज हमने एबनॉर्मल गेन लिखा है तो उसकी एंट्री थोड़ी अलग होगी, तो मैं फिर से उसको एंटर कर रहा हूँ। हमने 10,000 यूनिट इनपुट किए थे, जिसमें से 100 यूनिट नॉर्मल वेस्टेज थी। ओके, बाकी हमने 2-3 एक्सपेंडिचर लिखे थे और उसका टोटल था 1,40,000। नॉर्मल वेस्टेज की इनकम थी 500 और इसकी कॉस्ट थी 1 लाख। ओके, ये हमारा ऊपर वाला एग्जांपल है ही, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ अभी वी हैव टू आइडेंटिफाई कि नॉर्मल उसकी टोटल कॉस्ट क्या है। ओके, सो इसको मैंने क्लोज किया, ये है 139,500, तो पर यूनिट कॉस्ट भी उतनी ही होगी। ओके, पर यूनिट कॉस्ट भी उतनी है 14.09, ये हमने ऊपर कैलकुलेट की थी ऊपर एग्जांपल। ओके, सो अभी नॉर्म एबनॉर्मल वेस्टेज हम क्रेडिट साइड पर लिख सकते हैं, बट एबनॉर्मल गेन वो तो कैसे लिखे? मान लीजिए प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 9,950 और हमारा एबनॉर्मल गेन है 50, तो ये तो ज्यादा हो गए। ओके, ये 1100 हो गए, 10,000 की जगह पर 10,100 हो गए, तो ये ऐसा तो नहीं होगा। ओके, सो इसका क्या करेंगे? ओके, जैसे हमने एबनॉर्मल वेस्टेज लिखा था क्रेडिट साइड पर, वैसे एबनॉर्मल गेन है तो वो आएगा अपोजिट साइड पर। ओके, कैसे अपोजिट साइड पर होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे एबनॉर्मल गेन 50 यूनिट्स। देखो, ये एक्चुअल प्रोडक्शन आपको एग्जांपल में ही दिया होगा और वो आपको वही लिखना है, एक्चुअल प्रोडक्शन। ये आएगा टू प्रोसेस टू अकाउंट, टू प्रोसेस टू अकाउंट 9,950 यूनिट्स। ओके, सो अभी कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करिए? तो उतना ही 14.09, तो अगेन मैं उसको कैलकुलेट करूंगा 9,950 इंटू 14.09, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी यहाँ पर आंसर होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे 14.09 इंटू 9,950, तो ये बन गया 1,40,000, सॉरी 1,40,195। ओके, और एबनॉर्मल गेन भी हम नॉर्मल प्राइस पर ही रिकॉर्ड करेंगे 14.09, 50 इंटू 14.9, तो जो भी अमाउंट होगी यहाँ पर लिख देंगे। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर माय फ्रेंड्स, ये यहाँ पर गलती हो सकती है। कहाँ पर? 14.09 कैसे आइडेंटिफाई होगा? फिर से कर रहा हूं मैं यहाँ पर कि टोटल कॉस्ट, ये ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखा था, टोटल कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस और इनकम, सेलिंग प्राइस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। ओके, नॉर्मल वेस्टेज की जो सेलिंग प्राइस थी वो, एंड डिवाइड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट्स में।
ओके, ये कहां से मिलेंगे? तो इनपुट माइनस नॉर्मल इनपुट माइनस नॉर्मल वेस्टेज, ओके। तो ये आपको मिल जाएगा। नॉर्मल प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि इनपुट माइनस नॉर्मल वेस्टेज, ओके। सो तो ये बेसिक थियरी है कि जहां पर हम प्रोसेस अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो ये उसका फॉर्मूला है सेम। अभी ये जितने भी यूनिट्स है, ओके, मान लीजिए प्रोसेस वन की जो भी फिनिश गुड्स है 9800 एंड द अमाउंट, ये कैरी हम करके जाएंगे प्रोसेस टू में। फिर से प्रोसेस टू के अकाउंट जो भी एक्सपेंडिचर है वो, और नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज जो भी है वो, ओके। सो इट इज द बेसिक थियरी रिगार्डिंग प्रोसेस कॉस्टिंग, ओके। थैंक यू।